क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज। नाजरीन, क्या आप अपनी घर या बिल्डिंग को वाटर लीकेज से बचाना चाहते हैं? क्या आप अपनी बिल्डिंग की लुक्स को ठीक रखना चाहते हैं? क्या आप सीपेज से बचना चाहते हैं? एलर्जी, अस्थमा, इस तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं? तो सादा सा हल ये है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि आज हमारे साथ तामीर इजी के प्लेटफॉर्म पर जिन एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया है वो है मोहम्मद अमजद साहब। इनका इस फील्ड में 30 साल का तजर्बा है। इनसे हम रूफ वाटर प्रूफिंग के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है सर। वेलकम टू द शो। सर, पहले तो हमें ये बताएं कि रूफ वाटर प्रूफिंग होती क्या है और इसका क्या मकसद है? आमतौर पे जब हम लोग अपना घर बनाते हैं तो घर में जिस काम को हम सबसे आखिर पे करते हैं और जो काम सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो है रूफ वाटर प्रूफिंग। सही। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका, चूँकि छत आपका ओपन टू स्काई होती है और उसके ऊपर बारिशों के स्पेशली मौसम में जब बारिश आने के बाद जब छत के ऊपर पानी आता है, अगर वो छत से पानी प्रॉपरली ड्रेन ना कर पाए तो वो हमारी छतों के अंदर किसी ना किसी शक्ल में लीकेज की फॉर्मेट बना लेता है। लीकेज की वजह से या लीकेज से बचने के लिए जो हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसको हम रूफ वाटर प्रूफिंग कहते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने बात की है बारिश की, तो क्या सिर्फ बारिश के पानी की सोर्सेज हैं या कोई और सोर्सेज भी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं? नॉर्मली छतों के ऊपर बारिश ही मेजर सोर्स होता है लीकेज का, लेकिन आमतौर पे अगर आपने फर्ज किया छत आपकी एक्सेसिबल है, आपने छत के ऊपर कोई ऐसा काम किया है जिसके बाद आपको छत को वॉश करना है तो वो वॉशिंग का पानी हो सकता है, या छत के ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, अगर आपने कुछ टॉप के ऊपर कोई आपने रूफ गार्डनिंग की हुई है। आजकल तो पूल्स भी बना लेते हैं लोग टॉप पे। बिल्कुल, छतों के ऊपर पूल्स भी बन रहे हैं और आम तौर पे जो छतों के ऊपर जो ज्यादा कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है वो रूफ गार्डनिंग का चल रहा है। सही। तो इन दोनों शक्लों में जो पानी का इस्तेमाल छत के ऊपर होता है उस पानी को नीचे आने से बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं वो अगेन रूफ वाटर प्रूफिंग के तौर पे एक्ट कर रही होती है या रूफ वाटर प्रूफिंग कहलाती है। तो सर, ये जो सोर्सेज हैं मतलब पानी की, सर ये डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती हैं कि सबका एक ही तरीका है इनको सॉल्व करने का छत के ऊपर? छत के लिए जब हम बात करते हैं तो जो, चूंकि छत आमतौर पे आपकी कंक्रीट की स्लैब्स की शक्ल में होती है, एग्जैक्टली। तो कंक्रीट इटसेल्फ वाटरप्रूफ मटेरियल नहीं है, तो लिहाजा छत के ऊपर जो पानी, चाहे वो बारिश की शक्ल में हो या किसी भी और शक्ल में हो, उस पानी ने जब छत के ऊपर उसको खड़े होने का मौका मिलता है या कुछ देर तक उसके ऊपर पानी रहता है, तो कंक्रीट चूंकि वाटरप्रूफ नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी पोरेसिटी की वजह से, यानी उसके तो वो एब्जॉर्ब करती है। जब उसके पानी एब्जॉर्ब करने के बाद एक टाइम वो आ जाता है कि उसका एक सैचुरेशन लेवल क्रॉस कर जाता है, तो वो फिर नीचे सीपेज की शक्ल में नजर आ रहा होता है। और तीसरा इसका जो है लीकेज जो है, यानी अगर आपकी छत में कोई पिन होल्स हैं या कोई ऐसी जगह है जहां से पानी बकायदा नीचे आके टपक सकता है तो वो लीकेज कहलाती है। तो इन सबको ट्रीट करने के लिए हमें एक खास मराहिल से गुजरना पड़ता है, तो उनकी केयर करनी चाहिए और उनकी एहतियात के साथ ही हम अपने घरों को या अपने छतों को वाटरप्रूफ कर सकते हैं। ठीक है सर, ये मराहिल की आपने बात की, तो सर हमें बताइएगा कि ये रूफ वाटर प्रूफिंग है ये की कैसे जाती है? जी हाँ, रूफ वाटरप्रूफिंग के लिए नॉर्मली जो हमारे यहाँ 3 टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं। एक हम कहते हैं सीमेंटिशियस कोटिंग, वो करते हैं। सीमेंटिशियस कोटिंग अगर हम ना करें तो आमतौर पे हम हॉट बिचुमन कोटिंग करते हैं। ठीक हो गया। अगर हम हॉट बिचुमन कोटिंग ना करें तो थर्ड है कोल्ड बिचुमन, या उसको कोल्ड इमल्शन भी कहते हैं। इन तीनों की जो एप्लीकेशन है, जो हमारी जो स्लैब पड़ी होती है छत की, उस स्लैब के ऊपर सबसे पहले हम इन तीनों में से किसी एक ट्रीटमेंट के साथ जाते हैं। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर पॉलीथीन की एक लेयर जो है वो, या डबल पॉलीथीन की लेयर डालते हैं। सही। उसके बाद फिर इसके ऊपर एक टिपिकल ट्रीटमेंट है जो हमारे यहाँ पंजाब में ज़्यादा ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता है, उसको हम मड एंड टाइल वाटरप्रूफिंग कहते हैं। अच्छा। या मड एंड टाइल रूफ ट्रीटमेंट कहते हैं। तो मड एंड टाइल से मुराद ये है कि मिट्टी की एक लेयर बिछाई जाती है और उसके ऊपर ये जो आम ईंटों वाली टाइल होती है या जिसको हम ब्रिक टाइल कहते हैं, इस ब्रिक टाइल को उसके ऊपर फिक्स किया जाता है या लगाया जाता है। उसके बाद उसकी ग्राउटिंग की जाती है, तो ये एक उसकी मड एंड टाइल ट्रीटमेंट होती है। जी, तो सर आपने मड एंड टाइल्स का और उससे पहले भी आपने कुछ प्रोसीजर्स बताए सर, उनको मजीद डिटेल्स में थोड़ा आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स को जरा कुछ और बताना चाहेंगे? मड एंड टाइल से पहले हम जो बेसिकली वाटरप्रूफिंग की जो असल ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको 3 मटेरियल्स बताए हैं, सीमेंटिशियस कोटिंग, हॉट बिचुमन या कोल्ड बिचुमन के साथ। तो तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जो हमारी जो छत या जो स्लैब होती है हम उसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं,
उसको आइदर हम वॉश करके ड्राई करते हैं या वैसे उसको जो उसके ऊपर आप ब्रूमिंग करके उसकी सफाई करके उसको डस्ट फ्री कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये पहला स्टेप होता है आमतौर पे। दूसरे स्टेप में हम ये कोशिश करते हैं, अगर हमने सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग कोटिंग करनी है या बिचुमन की वाटरप्रूफिंग कोटिंग करनी है, तो इनका एक बहुत डिल्यूट सी एक थिन सी लेयर इसकी एक क्रिएट करते हैं जिसको हम प्राइमर कहते हैं। प्राइमर। आफ्टर रिमूवल ऑफ डस्ट हम इसके ऊपर प्राइमर की वो कोट करते हैं, चाहे वो सीमेंटिशियस हो या वो बिचुमिनस मटेरियल हो, यानी जिसको आमतौर पे तारकोल या लुक कहते हैं अपनी आम जुबान में, तो उसका प्राइमर का एक कोट करते हैं। उसके बाद फिर अगर सीमेंटिशियस कोटिंग हम कर रहे होते हैं तो उसके लिए जिस वेंडर ने या जिस मैन्युफैक्चरर ने वो दी होती है, उसने उसकी एक ख़ास क्वांटिटी कितने एरिया को कवर करती है उसके मुताबिक उसको ब्रश से अप्लाई करते हैं। अगर हम बिचुमन के साथ कर रहे हो नॉर्मली, तो बिचुमन की सूरत में आमतौर पे जो हम पहला कोट करते हैं आफ्टर प्राइमर, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम 8 से 10 किलो के साथ कुछ 100 स्क्वायर फुट के एरिया के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं। ठीक होगा। और उसके बाद जब वो 2 से 3 घंटे पास कर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको ऊपर ना मुख्तलिफ पिन होल्स या आपको बबल्स नजर आते हैं। अच्छा, सही। तो उसके लिए फिर आपको उसके ऊपर सेकंड कोट करना होता है बिचुमन का। ये चाहे कोल्ड मंचल हो या हॉट बिचुमन हो, इन दोनों सूरतों में कॉमन रहती है ये चीज़। सेकंड कोट आप कोशिश करते हैं कि 10 से 12 kg 100 स्क्वायर फुट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। जब आप सेकंड कोट अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि वो जितने आपको पिन होल्स या बबल्स नजर आ रहे थे वो किल हो जाते हैं। सही है। बुनियादी तौर पे जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर जो उसको वाटरप्रूफ कर रही है वो ये सीमेंटिशियस कोटिंग या बिचुमिनस मटेरियल, ये उसको वाटरप्रूफ कर रहे हैं। तो सर ये तो आपने बात कर दी बिचुमन की, तो सर मड एंड टाइल का क्या रोल है फिर? अच्छा, जब आप कंक्रीट की स्लैब को वाटरप्रूफ कर लेते हैं तो उसके बाद हम मड एंड टाइल इसलिए करते हैं, एक तो हम उसको ओपन टू वेदर नहीं छोड़ते, ठीक है, ताकि वो ओपन टू स्काई या ओपन टू वेदर जो है तो उसकी एक्सपोज ना हो। अगर एक्सपोज होगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो उसके ऊपर जो कन्वेंशनल मेथड है हमारे यहाँ पंजाब का, वो है मड एंड टाइल ट्रीटमेंट ऊपर करते हैं। ठीक है। इसके 2 एडवांटेज होते हैं। जब आप अपनी वो वाटरप्रूफिंग की ट्रीटमेंट करने के बाद उसके ऊपर पॉलीथीन की लेयर ले करते हैं, पॉलीथीन की लेयर के ऊपर आप फिर मिट्टी के साथ हम छत के ऊपर स्लोप्स क्रिएट करते हैं, जो पानी की डायरेक्शन को, जो बारिश का पानी होता है उसको उसके डाउन टेक यानी पर नालों की तरफ उसका रुख कर देती हैं वो स्लोप्स की मदद से। और मिट्टी को हम कोशिश ये करते हैं कि जब छत के ऊपर हम मिट्टी को स्प्रेड करते हैं तो उसको हम एक लकड़ी के एक जो बैटन होता है जिसको हम तौर पे भत्ता कहते हैं या बाला कहते हैं, उसके साथ मिट्टी को थपक कर कोशिश ये करते हैं कि वो लूज ना रहे, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लिया जाए, कॉम्पैक्शन कर ली जाती है। उस कॉम्पैक्शन के बाद उसके ऊपर फिर हम तकरीबन 1 इंच की मसाले की लेयर के साथ ऊपर टाइल्स को ले करते हैं। ठीक है। टाइल्स को ले करने के बाद फिर हम उसके ऊपर उसकी टाइल्स के जो जॉइंट्स होते हैं, टाइल टू टाइल जॉइंट्स होते हैं, उसकी ग्राउटिंग कर देते हैं। इस तरह से ये आपकी वाटरप्रूफिंग एक मुकम्मल हो जाती है। ठीक हो गया। दूसरा एडवांटेज हम जो मड और टाइल कर रहे होते हैं, ये हमें आपकी छत को एक नेचुरल, आपके घरों को एक इंसुलेट कर रही होती है। जो आपकी सन रेज आ रही होती हैं मट्टी, और चूंकि ऊपर टाइल भी मिट्टी का ही मटेरियल है, तो मिट्टी इज अ बेस्ट आप कह लें कि इंसुलेटर के तौर पे भी एक्ट करती है। तो आपके घर के अंदर जो हीट आनी है छत के जरिए, वो टेम्परेचर जो है उसका टेम्परेचर आपका वो लो करेगी थोड़ा सा, और एक आपको एक नेचुरल इंसुलेटर मिल जाता है छत के ऊपर। अच्छा सर, आपने यहाँ पे इंसुलेशन की बात की है, तो ये मड एंड टाइल्स के अलावा कोई और इंसुलेटर भी ऐड हो सकता है? आमतौर पे जब हम अपनी वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट करने के बाद पॉलीथीन की लेयर डालते हैं, जी जी, तो आपने अगर इसमें इंसुलेशन ऐड करनी हो या आपने उसको फर्दर अपने घर को ज़्यादा टेम्परेचर के हवाले से उसको फ्रेंडली करना हो, तो आप उसमें 3 तरह के मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। सबसे पहले आम जो है वो थर्मोपोर शीट कहलाती हैं, जिसको पॉलीस्टाइरिन शीट्स भी कहते हैं। दूसरा इसमें एक जम्बू लॉन आती है, वो भी बेसिकली पॉलीस्टाइरिन बेस्ड है, किसी तरह का मटेरियल है। तीसरा इसमें एक जम्बू बोर्ड्स होते हैं। ठीक है। ये तीनों किस्म के मटेरियल जो है, इनकी जो नॉर्मल साइज है वो मीटर बाय मीटर की शीट्स की शक्ल में मिल जाती हैं। जितनी इन मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी आपको छत के ऊपर ज़्यादा अच्छी इंसुलेशन मिलेगी। जितनी इनकी डेंसिटी कम होगी उतना आपको इससे कम एडवांटेज मिलेगा। इस चीज़ के एडिशन करने के साथ आपको बहुत सारे जो एडवांटेजेस होते हैं, एक तो आपके घर में टेम्परेचर लो करने में आपको मदद मिलती है। दूसरा, अगर आप एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम जो आपने लगाया होता है, तो उसकी एफिशिएंसी इन चीज़ों की वजह से या इस इंसुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है।
तो ये इन तीनों में से किसी एक मटेरियल की जब आप एक लेयर एज इंसुलेटर यूज कर लेते हैं तो उसके ऊपर अगेन आप सेकंड लेयर पॉलीथीन की डालते हैं। ठीक है। पहले आपने उसके नीचे डाली थी, दूसरा आप उसके ऊपर डालते हैं। इसका मतलब हर दो पॉलीथीन की लेयर्स के दरमियान आप इसको सैंडविच कर देते हैं। ठीक है। अगेन इसके ऊपर वही कन्वेंशनल ऊपर मॉडर्न टाइल टाइल्स की ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट वो होता कर है। देते हैं। और उसका अगेन ऑब्जेक्टिव मेजर क्या है, आपने उसके साथ स्लोप्स मेंटेन करना होती हैं ताकि पानी जो है वो छत के ऊपर खड़ा नहीं हो और वो अपने अपने डाउन टेक्स की तरफ मूव कर सके। सर आपके ख्याल में लेटेस्ट और कन्वेंशनल जो दोनों टाइप्स हैं, इनमें से कौन सा इकोनॉमिकल है, कौन सा बेटर है? लेटेस्ट और कन्वेंशनल को आप अगर वाटरप्रूफिंग के एतबार से देखें तो सिर्फ इसमें जो सीमेंटिशियस कोटिंग और बिचुमन, जो सीमेंटिशियस कोटिंग है वो लेटेस्ट टेक्निक्स में आ जाती है। बिचुमन एक ट्रेडिशनल चलता आ रहा है सही। और मॉडर्न टाइल इसके ऊपर कॉमन है। इनके भी दरमियान अगर आपने इंसुलेशन करनी है तो जो लेटेस्ट इंसुलेशन में वो जंबू लॉन और जंबू बोर्ड आ गए हैं। जी, 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 अदरवाइज पहले थर्मोपोर के साथ हो रही थी। यही आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट और कन्वेंशनल के क्या डिफरेंसेस हैं। सर इकोनॉमिकल इनमें से कौन सा वाला है? इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो आपके जंबू लॉन या जंबू बोर्ड है जी, जी। इंसुलेशन मटेरियल, वो दोनों कंपैरेटिवली थर्मोपोर से महंगे हैं। महंगे हैं। अच्छा, इसी ठीक है। तरह से जो आपका सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग है असूलन वो बिचुमन से महंगी या एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन लोग चूँकि अपनी चीज़ों को मार्केट करने के लिए उसके करेक्टरिस्टिक्स को वीक करते जाते हैं। अच्छा। तो वो उसको कंपैरेटिव या कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर मीट करने के लिए उसको उसके करेक्टर्स को कम करके तो वो उसको सेल कर रहे हैं आजकल। तो यानी ठीक कि हो गया। ओवरऑल सीमेंटिशियस मटेरियल थोड़ा सा कंपैरेटिवली बिचुमन से महंगा ही पड़ रहा है। महंगा है। सर आपने यहाँ पे टाइप्स का जिक्र किया, तो सर हमें ये बताइएगा कि इनके अलावा कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आई है इनमें? एक और लेटेस्ट टेक्निक जो इस्तेमाल हो रही है वो है इलास्टोमेरिक कोटिंग्स हैं। सही। ये भी एक किस्म की आप केमिकल है और इसको ब्रश अप्लाई करते हैं। तो इलास्टोमेरिक कोटिंग का जो एडवांटेज है कि जब हम इसको 1 से 2 कोट इसके छत के ऊपर कर देते हैं तो ये एक अपनी एक स्किन बना लेती है। आप ये समझ लें कि जैसे ये कोई प्लास्टिक की कोई आपकी छत के ऊपर एक शीट बिछ जाती शीट है। बिछ गई। अच्छा। तो ये एक लेटेस्ट है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जो आपसे पहले तीनों मटेरियल्स का जिक्र किया जी, मैंने, जी, जी, जी। तो उनके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपेंसिव भी है। ठीक तो है। इसको भी हम उसी स्टेज पे करते हैं। उन तीनों मटेरियल की जगह पे हम इसको करके अगेन इसके ऊपर पॉलीथीन और बाकी जो रूटीन ट्रीटमेंट्स हैं वो करते हैं। ट्रीटमेंट्स है। ठीक है सर, हमें बताइएगा कि जब रूफ वाटर प्रूफिंग हम कर रहे होते हैं तो वो अब जो सीलिंग है, जो रूफ है, उसकी वीक जोन्स कौन से होते हैं? जब हम आमतौर पे छत की वाटरप्रूफिंग करते हैं तो उसमें तकरीबन कोई 3-4 ऐसे लोकेशंस बनती हैं जो वीक जोन्स कहलाते हैं उसके। अच्छा। एक तो आपकी जो छत की पेरिफ्री है जिसके ऊपर आपकी पैरापेट आ रही होती है, तो पैरापेट और जो छत का जो जॉइंट है वो एक आमतौर पे वीक जोन होता है। अच्छा। क्योंकि आपकी छत से पानी ने टुवर्ड्स पैरापेट्स या जहाँ पर आपके डाउन टेक्स हैं वहाँ ट्रेवल करना होता है। जी, जी। तो वो फिर कुछ जगह पे वो पैरापेट के साथ ट्रेवल करती है, तो ये एक वीक जोन होता है। तो इसकी ठीक एक है। अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए। दूसरा, इसमें जो डाउन टेक्स हैं जिनके जो प्रणाली हमारे उतर रहे हैं वहाँ पर अगर आप अपनी छतों पे चढ़ के गौर करें तो कोई 1.5 फुट बाई 1.5 फुट या 1 फुट बाई 1 फुट या 2 फुट बाई 2 फुट का एक छोटा सा लोकल जो है ना एक स्पॉट बना होता है जिसको हम आमतौर पे खुरा कहते हैं। ठीक है। ठीक है जी, वो एक वो पार्ट होता है जिसके साथ छत और डाउन टेक को ये कनेक्ट कर रहा होता जी, है। जी, ये जी, इतना सा जोन जो होता है ये भी एक वीक जोन होता है। यहाँ से भी लीकेज के चांस होते हैं। सही। तीसरा, आपकी छतों के ऊपर आमतौर पर ओवरहेड वाटर टैंक्स बने होते हैं और जी, जी। ओवरहेड वाटर टैंक्स के जो 4 कॉलम्स छत से निकल रहे होते हैं इनके इर्द गिर्द भी अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना हो तो वो भी एक वीक जोन के तौर पे वहाँ आता से है। भी लीकेज हो सकती है, लीकेज के इससे भी जा चांसेस होते सकती है। हैं। इस तरह से चौथा, आजकल छतों के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाने का ट्रेंड चल रहा है। ठीक तो है। सोलर पैनल्स की जो फ्रेम्स होते हैं उनको जिस तरह से छत के ऊपर ग्राउट किया जाता है या जी, जी, बोल्ट जी, जी, किया जी, जाता जी। है तो वो भी एक वाटरप्रूफिंग के एतबार से जो है वो या लीकेज के एतबार से एक वीक जोन क्रिएट करता है। सर आपने ये वीक जोन्स का तो जिक्र कर दिया, तो सर अगर ये इन वीक जोन्स की ट्रीटमेंट फिर हम कैसे करेंगे? मैं आपकी जो पैरापेट आपने देखी होगी छत के ऊपर जब आप जाएं तो छत और पैरापेट के दरमियान एक आपको ना ट्रायंगुलर सा पार्ट नजर आ रहा होता है। अच्छा। जो कि छत और वो राइट एंगल वाला जॉइंट नहीं रहता, वो एक आपका टेपर फॉर्म में या एक स्लोपी फॉर्म में एक जॉइंट नजर आता है। उसको फिलेट भी कह सकते हैं, आम जुबान में उसको गोला भी कहते हैं। अच्छा। ये 2 लेवल्स पे बनाए जाएं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। पहला गोला उस वक्त बने जब छत के ऊपर पैरापेट बनती है ठीक और है। आपकी वाटरप्रूफिंग की ट्रीटमेंट से पहले एक आपका यानी कि वो
3 इंच आप कह लें छत के साथ, और 3 इंच आपकी पैरापेट के साथ, और ये 3 इंच बाई 3 इंच की जो ट्रायंगल है उसका जो आप कह लें हाइपोटेन्यूज या उसका जो इंक्लाइंड पार्ट है वो इस तरह से बनेगा। दूसरा, जब इसके ऊपर जो फिलेट या इसी तरह का जो गोला है वो जब आपकी टाइल लग जाती है छत के ऊपर, जो मॉडर्न टाइल का पार्ट है, उसके बाद भी एक गोला बनता है। अगर ये 2 लेवल्स के ऊपर आप फिलेट बना लें तो ये फिलेट आपकी ये जो पैरापेट के साथ जो लीकेज के चांसेस होते हैं उनको 100% आपका ये क्योर कर देता है या उसको बचा देता है। यही ट्रीटमेंट आपके जो छत के ऊपर डाउनटेक्स के साथ खुरे बन रहे हैं वहां पर भी अप्लाई होगा। वही जो 4 कॉलम्स आपके ओवरहेड वाटर टैंक के लिए निकल रहे हैं, उन कॉलम्स के गिर्द भी इसी तरह से आपको फिलेट बनाने पड़ते हैं, जो आपके और सोलर की थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है। उसको हम, मेरा ख्याल है आप जब कोई एक अलग टॉपिक करते हैं तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके जो वीक जोन्स की ट्रीटमेंट है वो उसकी विद फॉर्म ऑफ फिलेट या गोला बनाकर हम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको रूफ वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मज़ीद किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tameereasy.com। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।